हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। चलिए देखते हैं क्या आज का जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपका जो हिंदी के जो है जो गद्य खंड जो होता है, जी बिल्कुल हिंदी का जो गद्य खंड है उसका जो चैप्टर 2 है विष के दांत, जी बिल्कुल नलिन विलोचन शर्मा, जी बिल्कुल नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखित है। ठीक है, और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए चलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप सभी के पास वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहले ही पहुँचता रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होगा क्या कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। सेनों ने मतलब समझते हैं ये सेन साहब, ठीक है, सेन दंपति, ठीक है, यहाँ पढ़े होइएगा कहानी में सेन साहब, सेन दंपति। तो किसके किसके के लिए, ठीक है, तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो मतलब किसके अनुसार, मतलब कोई था जिसके अनुसार सेनों ने क्या कर दिया था, अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। चलिए तो देखते हैं क्या। सबसे पहला ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, जी बिल्कुल सेन साहब की 5 बेटियां थी। खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन राइट बी आपका, खोखा के अनुसार। किसके अनुसार, खोखा के अनुसार यहाँ पे क्या कर दिया था, सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर अगर देखें तो बोल रहा है क्या कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, जी बिल्कुल यह पंक्ति जो है कहानी के किस पात्र ने कही है। यहाँ पर देख पा रहे होगा आप लोग क्या कि यह पंक्ति जो है कहानी के किस पात्र ने कही है। तो ये कहा है भैया आपके सेन साहब ने, ठीक है। किसके लिए कहा है भैया, तो ये गिरधर के पुत्र के लिए था, मदन के लिए था, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देख पा रहे होगा आपके स्क्रीन पर, तो देख पा रहे होगा क्या लिखा हुआ है, क्या कि विष के दांत के लेखक कौन है। विष के दांत जो आपका ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, विश्व है, यहाँ पे विश्व है, विष होना चाहिए था। विष के दांत के लेखक कौन है, तो पहला है नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, मैक्स म्यूलर। तो आप सभी जानते हैं कि राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो आपका होने वाला है वो होने वाला है नलिन विलोचन शर्मा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें देखिएगा क्या कि विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। भाई किस वर्ग के बारे में इसमें बताया गया है, किस वर्ग की मानसिकता को उजागर कर रही है। तो यहाँ पे जो कर रही है किसका, मध्य वर्ग का, जी बिल्कुल मध्य वर्ग की मानसिकता उजागर कर रही है ये, कि कैसे एक मतलब साहब के बेटे से और एक उसके मुनीम के बेटे में क्या हुई थी भैया, तुलना हुई थी। चलिए आगे की ओर अगर क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं तो बोल रहा है कि विष के दांत कैसी कहानी है। क्या है, विष की जो दांत है, विष के दांत है, ये कहानी कैसी कहानी है। पहला सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो राइट ऑप्शन जो आपका यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है मनोवैज्ञानिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आदमी के माइंड पर डिपेंड करता है ये कहानी, ठीक है। चलिए अगर बात करें छठा नंबर क्वेश्चन की, तो आप सभी देख पा रहे होगा क्या कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। किसका उजागर करती है, अंतर विरोधों को उजागर करती है। इसका भी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, मध्य वर्ग का ही हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग क्वेश्चन को अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा जन्म तक कौन सी भाषा भाषी थे, मतलब कौन सी भाषा वो बोलते थे। पहला संस्कृत, मगही, हिंदी, फिर से क्या है भोजपुरी। तो राइट ऑप्शन है आपका क्या, वो जन्म से ही कौन सी भाषा बोलते थे, उनका जन्मता कौन सी भाषा थे, वो भोजपुरी बोलते थे। क्या बोलते थे, नलिन विलोचन शर्मा भोजपुरी बोलते थे। चलिए आगे की ओर बात करें तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। जी बिल्कुल भैया नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्या, दिल्ली, फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कलकत्ता, फिर तीसरा ऑप्शन पटना, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाने वाला है आपका, उनका जन्म हुआ था कहाँ पे, पटना में हुआ था भैया। जी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पटना राइट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर देख पाइएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। पटना में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था, 1918, 1818, 1819, 1916। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो आ जाएगा आपका 1916 हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पटना में 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे की बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बात करें तो बोल रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था। जी बिल्कुल नलिन विलोचन शर्मा जी थे, उनकी माता का क्या नाम था, रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा, बिंदु शर्मा, सुलोचना शर्मा। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे आपका हो जाने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्नावती शर्मा। कौन शर्मा,
रत्नावती शर्मा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देख पाइएगा क्या लिखा हुआ है कि लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया है। तो लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया भैया, तो पटना विश्वविद्यालय से किया है, क्योंकि वो तो पटना के ही रहने वाले थे ना भैया, इसलिए वो पटना विश्वविद्यालय से एमए किए, फाइनल किए थे। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होगा कि नलिन विलोचन जी की मृत्यु कब हो गई थी। तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो 1961 ईस्वी में हुई थी। जन्म और मरण याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या कि एक तरफ आप लिख दीजिए जन्म और एक तरफ लिख दीजिए मरण, सिर्फ और सिर्फ इनका, समझ में आ रहा है, इनका लिख दीजिए एक तरफ जन्म और एक तरफ लिख दीजिए मरण। अब लिखिए जन्म कब हुआ था 1916 में, और मरण कब हुआ था भैया, तो 1961 में मरण हुआ था। मतलब देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन है बात, यहाँ पे क्या कॉमन है देख रहे हैं, 1961 में इसका मरण हुआ था इनका, और 1916 में इनका जन्म हुआ था। मतलब 19 दोनों का सेम है, एक खाली बदल गया है, 6 आगे चला गया है, तो क्या हो गया, जन्म हो गया, और 6 पीछे चला आता है तो मरण हो गया। तो यहीं से हिस्ट्री को लगाकर आप लोग याद कर सकते हैं इनके जन्म और मरण की तिथि को। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़े। बोल रहा है क्या कि आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे। मतलब किसी की आलोचना करनी हो तो किस शैली को अपनाते थे, पहला पुरातन शैली, आधुनिक शैली, काव्य शैली, इनमें से कोई नहीं, तो वो अपनाते थे क्या, आधुनिक शैली। यहाँ इस क्वेश्चन पे हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को डाउट में रहने देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनके कविताओं से शुरू हुआ है। मतलब आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनके कविताओं से शुरू हुआ है भैया, तो वो हुआ है नलिन विलोचन शर्मा जी के कविताओं से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो देख पाइएगा कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। पहला है राम पोधार शर्मा, फिर है राम स्नेह शर्मा, फिर है क्या रामानुज शर्मा, फिर रामावतार शर्मा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो आपका हो जाने वाला है रामावतार शर्मा ही राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो विष के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो कै बार आएगा ये क्वेश्चन, मध्यम वर्ग का ही करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, सेन साहब की मोटर कार थी, पहला स्ट्रीम इंड, फिर स्ट्रीम इंड के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मस्ती 800, फिर है इंडिका स्ट्रीमल, फिर है स्ट्रीमल, और फिर है डिजायर, जी बिल्कुल क्या है डिजायर मोटर कार। इनमें से कौन था भैया, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहला ऑप्शन स्ट्रीमल इंड था। क्या था, स्ट्रीमल इंड ही सेन साहब की मोटर कार थी। चलिए आगे अगर बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की बात, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो वो भैया काली कलर की थी। किस कलर की थी, काली कलर की सेन साहब की आपकी जो कार थी वो थी। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि सेन साहब की कितनी बेटियां हैं। तो अभी मैं आपको ऊपर बताया कि सेन साहब की 5 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं, 5 बेटियां। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका यही हो जाएगा। चलिए आगे और बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। तो बोल रहा है क्या कि किससे मोटर को चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। मतलब किससे, मोटर गाड़ी के चमक दमक को खतरा नहीं था। पहला खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चे से, सेन साहब की पुत्रियों से। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जिसके पास खतरा नहीं था सेन साहब की पुत्रियों से था, क्योंकि ये सीधी सादी गाय की तरह थी। कैसी थी, गाय की तरह थी। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, यही इसी के बारे में कि सेन साहब की पुत्रियां जो थी कैसी थी, इनके बारे में गुड़िया की तरह थी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी कौन, तो सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी आपकी आरती। कौन थी, सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, उनमें से एक थी आरती। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है क्या कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो भैया वो सेन साहब जो थे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, सेन साहब जो थे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। 22 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की, तो बोल रहा है क्या कि लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे। कि मतलब सेन साहब जो थे उनको लोग बताते थे क्या कि आप फलना स्कूल में डालिए, आप चिल्ला स्कूल में डालिए। तो कौन से स्कूल में बोल रहा था, तो वो बोलते थे क्या किंडरगार्टन स्कूल में। क्या, किंडरगार्टन स्कूल में। चलिए आगे अगर बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोला कि मदन के पिता का नाम क्या था। तो मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। क्या था, मदन के पिता का क्या नाम था भैया, गिरधर लाल थे। और मदन इनसे हर बार क्या करता था, मतलब क्या करता था, लात जूता खाया करते थे। मतलब कि मार पीट, मतलब मारते थे खूब। गिरधर लाल जो थे वो मदन को बहुत पीटते थे, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी क्या करते थे, मारते थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया। पहला, समय की मांग के अनुसार, अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार, या अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार। यहां पर जो आपका राइट हो जाएगा खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार। तो अब यहां पर हम कितने आदमी को देखेंगे क्या कि कितना आदमी सोच रहा होगा क्या कि भैया ये दुर्ललित
का मतलब क्या होता है। तो इसी के लिए नीचे हम एक और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को डाल दिया है, क्या देखिए आंसर यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि दुर्ललित का शब्दार्थ है, मतलब इसका क्या अर्थ है। तो भैया इसका अर्थ होता है लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ। देखते हैं ना किसी माँ के या किसी पिताजी के दुलारे बेटे को कि पिताजी के सामने ही खचराई कर रहा है और उसके माताजी पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लाड़ प्यार में बिगड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। कै बार आएगा यार, पहला है बिजनेसमैन या इंजीनियर, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर ही बनाना चाहते थे। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होगा क्या कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी। तो नलिन विलोचन शर्मा जो है विष के दांत के जो लेखक है, इनके स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी भैया। पहला है मिलर स्कूल में, फिर है जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, फिर पटना हाई स्कूल में, या फिर पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो आपका दिखने वाला है वो है पटना कॉलेजिएट स्कूल में। किसमें? पटना कॉलेजिएट स्कूल में नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई हुई थी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो लिखा हुआ मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले थे। जी बिल्कुल, तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। मारपीट जब हुआ था, झगड़ा हुआ था, तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे भैया। तो तोड़ दिए हुए थे क्या, 2 दांत तोड़ दिए हुए थे। इसी पर सेन साहब बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं, चोर, डाकू, गुंडा, इसी टाइप का बनते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या खोखा किसको कहते हैं। अब पहला किसू को, कुशु को, कासू को, कंसू को। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे आपका हो जाएगा खोखा कहते हैं किसको भैया, तो वो कहते हैं हम लोग कासू को कहते हैं। किसको कहते हैं, खोखा कासू को कहते हैं, जो कि किनका पुत्र था, सेन साहब का पुत्र था। और सेन साहब की 5 पुत्रियां भी थी। चलिए विष के दांत कहानी ली गई है, कहां से ली गई है भैया। तो विष के दांत कहानी कहां से ली गई है, वो ली गई है विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह में से। कहां से ली गई है, विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह में से ली गई है विष के दांत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, हाँ थोड़ा सा नंबर में मिस्टेक है, नंबर से हम लोग को क्या लेना देना। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोल रहा है कि सेन साहब के मित्र क्या थे, मतलब सेन साहब के जो मित्र थे वो क्या थे। पहला डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे आपका होने वाला है वो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका पत्रकार। सेन साहब के जो मित्र थे वो क्या थे, पत्रकार थे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन फिर से है, नहीं करें यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। देखिए गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, मतलब गिरधर लाल जो थे किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करते थे। तो पहला है मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, निम्न मध्य वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है क्या कि गिरधर लाल कौन है। जी बिल्कुल, गिरधर लाल कौन है। पहला है कानू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शौफाली का पिता। राइट ऑप्शन जो आपका यहाँ पे हो जाने वाला है वो क्या हो जाने वाला भैया, मदन के पिता थे। कौन थे, गिरधर लाल जो थे मदन के पिता थे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, सेन साहब के बेटे का नाम क्या था। पहला काशू, मदन, रमेश, मोहन। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पर आप लोग को दिखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा भैया, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो आपका होगा वो है ये काशू। क्या होगा, राइट ऑप्शन जो आप लोग देख पा रहे होगा क्या कि काशू ही है सेन साहब के बेटे का नाम। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो मदन की उम्र क्या थी। मदन जो था गिरधर लाल का जो पुत्र था उसकी उम्र क्या थी, तो 5 से 6 साल थी। कितनी थी, 5-6 साल का वो लड़का था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होगा कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू जो था मदन के किस खेल में शरीक होना चाहता था भाई। मदन जो था कि अपने गांव गली में खेल रहा था, लट का खेल खेल रहा था। किसका खेल खेल रहा था, लट का खेल खेल रहा था। तभी कासू वहां पर पहुंचा, कहा मैं भी खेलूंगा। इसी बात पर उसकी झगड़ा हो गई और मारपीट में मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। तो किस खेल में शरीक होना चाहता था भैया, तो वो था लट का खेल। किस में शरीक होना चाहता था, लट के खेल में कासू जो मदन के साथ खेल में शरीक होना चाहता था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होगा क्या कि दृष्टिकोण किसकी रचना है। तो दृष्टिकोण किसकी रचना है भैया, तो नलिन विलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ देखिए ये आया ना भैया, हम बोले होते ना कि सेन साहब की जो पुत्रियां थी वो बहुत ही गाय की तरह थी। उसके बारे में क्या कहा गया, देखिए बोल रहा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां ही तो है, कठपुतलियां है। किससे इस बात पे गर्व था, ये बात हमेशा कौन बोलता था भैया, तो माता पिता को गर्व था। किसके बात पे, सेन साहब जो थे और उनकी पत्नी को गर्व था इस पर कि भैया लड़कियां क्या है, लड़कियां कठपुतलियां ही तो है, जो कहेंगे वो करेंगी। चलिए तो ये हो गया आपका डी राइट ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है सेन साहब ने
किसे खूब फटकार लगाई थी। तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। तो भैया सेन साहब ने किसे, यहाँ पर देखिए वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर डाउटफुल रहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तो दिखा रहा है, यहाँ पे गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी, लेकिन यहाँ पे पता नहीं किनको फटकार लगाई थी। यहाँ पे मदन भी है और गिरधर लाल भी है, तो थोड़ा सा देख के लगाइएगा। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोला क्या, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? मतलब कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था भैया? हंस। कहने का एक कहावत है, कहने का मतलब वो यही हुआ क्या कि जो लट का जो खेल चल रहा था, जी बिल्कुल, जो लट का जो खेल चल रहा था उसमें मदन था, मदन मान लो कौवा था, क्या था, मदन को कौवा यहाँ पे माना गया है। कौवा माना गया था क्योंकि वो क्या करता था भाई, मध्यम वर्ग से आता था, इसलिए उनको कौवा माना गया। तो मदन खेल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ और ये क्या गया भाई, यहाँ पर जो काशू था वो पहुंचा, मतलब खोखा जो था वो पहुंचा वहां पे खेलने के लिए। तो कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन? काशू। काशू क्या गया? ललक गया, और इसलिए काशू को यहाँ पे क्या कहा गया है? हंस कहा कर पुकारा गया है। और यहाँ पर हंस, यहाँ पर पूछ सकता है कि विष के दांत में हंस किसे कहकर बुलाया गया, या फिर कुछ इसके बारे में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन के अगर आगे बढ़ते हैं तो बोल रहा है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो हम आपको बताया हुआ था कि छोटी छोटी बातों पर भी पिटा जाता था। किसके हाथों से? अपने पिता के हाथ, गिरधर लालों के हाथ से पिटाता था। किसके हाथ से पिटाता था? गिरधर लाल के हाथ से। चलिए 42वां क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप सभी देख पा रहे होगा क्या 42वां क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर भैया खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आता था? खोखा जो था, काशू जो था, उसको ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आता था? तो बढ़ई आता था। कौन आता था? बढ़ई। चलिए आगे की बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन दंपति, जिनको सेन साहब कहते हैं, उनका नाम पूरा था। सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, पुलिस। कितना बार बताएं हम आपको कि यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इंजीनियर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की अगर बात करें तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोला सेन साहब की कार को किससे खतरा था? पहला मदन से, शोफर से, कमल से, खोखा से। तो राइट, उनको जो खतरा था खोखा से ही खतरा था। किससे खतरा था? खोखा से खतरा था। ठीक है, क्योंकि वही बहुत ही, उनके मतलब बेटियां तो बहुत ही शांत थी, वही थोड़ा सा क्या शरारती किस्म का था। चलिए आगे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो मदन किससे उलझ रहा था? सोफर से, सेना से, कानू, कानू है ये क्या लिखा हुआ है जी यहाँ पे, हाँ कानू से, और फिर मिस्टर सिंह से। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है उसको लेकर चलते हैं। मदन किससे उलझ गया भैया? तो ये उलझ गया था किससे भैया? यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे सोफर, यहाँ पे सोफर लिखा हुआ है, लेकिन उलझा तो वो कासू से था। किससे था? कासू से उलझा हुआ था। किससे? झगड़ा कर लिया था कासू से। तो यहाँ पे कानू दिया हुआ है, कासू होना चाहिए था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कासू अगर होगा तो कासू ही राइट ऑप्शन होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का गिरधर लाल नाम था। कितनी बार बताएं भाई, गिरधारी लाल नहीं कोई लगा देना जी, गिरधारी लाल गलत हो जाएगा, गिरधर लाल सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन की बात करें तो खत्म है, आगे क्वेश्चन है ही नहीं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी जो हमारा लास्ट तक जो वीडियो देखते हैं उसके लिए हम आप लोग को थैंक यू बोलना चाहेंगे, और आप सभी का प्यार दुलार ऐसे ही मिलता रहा तो हम आगे भी ऐसे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो कृपया आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखें, और चैनल को क्या करते रहे भैया, सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन, हम मोटिवेट हो जाते हैं और आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाते हैं। चलिए तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।